तो आज का टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज एट सेकेंडरी टर्मिनल्स। तो आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होना फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इस वेरिएशन को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर की अगर हम बनाएं, रेफर टू सेकेंडरी इनपुट वोल्टेज V1 डैश, करंट I1 डैश, यहाँ पर XM आएगा, यहाँ पर RC, ये होगी नो लोड प्राइमरी करंट I0, दिस विल बी I म्यू एंड दिस विल बी IC। ये हो जाएगा X2 नॉट, ये हो जाएगा R2 नॉट। यहाँ पर लोड कनेक्ट होगा, जब लोड कनेक्ट है तो सपोज यहाँ का जो वोल्टेज है उसको हमने डिनोट कर दिया V2 एट फुल लोड, and when there is no load connected at that moment, let's say voltage is V2 now। तो वोल्टेज रेगुलेशन का आसान भाषा में मतलब ये है कि जब ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर लोड को कनेक्ट करते हैं उस समय ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए। वेरिएशन अगर ज्यादा होगा कहाँ से, नो लोड से फुल लोड में। वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। अगर लोड कनेक्ट करने पर नो लोड से फुल लोड पर वोल्टेज में वेरिएशन कम होगा, यानी वोल्टेज कम ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। तो यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब है चेंज इन ट्रांसफार्मर टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज नोन एज वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों वोल्टेज का ड्रॉप होता है नो लोड से फुल लोड पर, यह डिपेंड करता है कि लोड का पावर फैक्टर क्या है, मतलब किस पावर फैक्टर का लोड कनेक्ट किया गया ट्रांसफार्मर से, और उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो प्राइम सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है और रिएक्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है उस पर निर्भर करता है। अब ये दोनों तो वैसे ही लिमिट कर दिए जाते हैं डिजाइन पर्पस पे, तो मेनली पावर फैक्टर से इफेक्टेड होता है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। अगर पुअर पावर फैक्टर लोड लगाया जाएगा, मतलब ऐसा लोड कनेक्ट किया गया जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, तो उनका पावर फैक्टर पुअर होता है। तो पुअर पावर फैक्टर लोड आप कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि पावर फैक्टर लोड से अनइफेक्टेड हो, ड्रॉप नो लोड से फुल लोड पर। तो अगर वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करना है, that will be defined as V2 naught minus V2 at full load upon V2 at full load। अगर परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करवाई जा रही है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा V2 नॉट माइनस V2 फुल लोड अपॉन V2 फुल लोड इंटू 100। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है जहां पर V2 नॉट है सेकेंडरी वोल्टेज व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड। V2 नॉट इज secondary voltage when load is
नॉट कनेक्टेड। एंड V2 फुल लोड का मतलब है रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज while supplying full load at specified पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को शॉर्ट में P डॉट एफ लिखते हैं, ठीक है। और cos फाई टू ये पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट। तो इन जनरल इस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन होता है। अब हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो सर्किट बनी हुई है इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन किस तरह से होता है, ये जो नो लोड प्राइमरी करंट है, हमने आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है आई नॉट की। तो अगर आई नॉट की वैल्यू कम हुई तो इसका मतलब ये जो शंट ब्रांच आपको दिख रही है, पैरेलल ब्रांच, यानी कि इसका जो इम्पिडेंस है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ये आई नॉट की वैल्यू बहुत कम है। तो ये जो शंट ब्रांच के इम्पिडेंस है ये ज्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हम इस शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पाथ में करंट कम जा रही है, तो ऑलमोस्ट ओपन सर्किट हम इसको मान सकते हैं। तो हम इस सर्किट को अप्रोक्सीमेट करके कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर लोड कनेक्ट होगा। P1 डैश, I1 डैश, I2, X2 नॉट, R2 नॉट, रेटेड वोल्टेज V2 फुल लोड। और सपोज लोड जब नहीं कनेक्टेड है तब वोल्टेज है V2 नॉन। सपोज इस लोड का जो पावर फैक्टर है, तो यहाँ लोड कनेक्टेड है, उसको हमने प्रेजेंट कर दिया cos फाई टू से। अब अगर हम इस सर्किट में केवीएल अप्लाई करें, करंट हम मान सकते हैं इसमें I2 फ्लो हो रही है, I1 डैश I2 इक्वल है, रिफर्ड टू सेकेंडरी है I1 डैश का मतलब, यानी ये I2 के इक्विवेलेंट है। तो उसमें I2 अगर हम मान लें तो इक्वेशन बनेगी V2 फुल लोड इज इक्वल टू V2 नॉट माइनस I2 R नॉट 2 माइनस J टाइम्स I2 X नॉट 2। दैट मीन्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट V2 नॉट इज इक्वल टू V2 फुल लोड प्लस I2 R नॉट 2 प्लस J टाइम्स I2 X नॉट 2। तो वो ये केवीएल इक्वेशन हो जाएगी ट्रांसफार्मर के आउटपुट की। देखिए बहुत आसान है। आउटपुट पे वोल्टेज कितना अपीयर होगा, जितना नो लोड वोल्टेज में से रिएक्टेंस में और रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होगा, करंट I2 है तो I2 इंटू R2 नॉट।
ये रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस पे कितना ड्रॉप होगा, I2 इंटू H2 नॉट। क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है तो ये JX2 नॉट लिखा जाएगा। तो V2 एट फुल लोड विल बी इज इक्वल टू V2 नॉट में से यहाँ होने वाले ड्रॉप को माइनस कर लीजिए और यहाँ वाले होने वाले ड्रॉप को माइनस कर लीजिए, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 नॉट की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इस रिलेशन को लेके फेजर डायग्राम देखना है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका पेपर है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला कहाँ से आया इसके लिए मैं आपको फेजर डायग्राम थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो लोड वोल्टेज आप देख रहे हैं इसको हम बेस ले लेंगे, यानी रेफरेंस पे बनाएंगे बेस वोल्टेज। तो ये वोल्टेज कितना है, V2 फुल लोड। अब हमने ये माना है सपोज दैट लोड जो है वो लैगिंग है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड है। तो जो करंट होगी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में वो वोल्टेज से लैग करेगी। मान लीजिए वो एंगल है, ये हो गई करंट I2, ये एंगल है, ये cos ∅2 है यानी पावर फैक्टर एंगल हुआ ∅2, ये एंगल हो गया ∅2। तो हमें V2 नॉट की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें इस फेजर में V2 FL ये भी फेजर है, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये भी फेजर है, ये भी फेजर है। ये रेजिस्टिव वोल्टेज है, ये इंडक्टिव वोल्टेज। तो रेजिस्टिव वोल्टेज जो होता है वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, यूनिट 2 में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ करंट का फेज देखिए, यानी वोल्टेज से कितने एंगल पे करंट लैग कर रही है। तो जिस लाइन पे करंट बनी हुई है उसी के पैरेलल यहाँ वोल्टेज में I2 R02 आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज रेक्टिफाई कर देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ मैंने R2 नॉट लिख दिया है, सब जगह एक ही चीज होनी चाहिए, यहाँ R02 लिख दिया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे दैट वोल्टेज में सबसे पहले रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करेंगे पैरेलल टू करंट। तो एक लाइन वोल्टेज फेजर से हमने बनाई पैरेलल टू करंट। तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी फेजर, ये वाली लाइन फेजर रिप्रेजेंट करेगी I2 R0, I2 R02, ये रेजिस्टिव वोल्टेज। अब इंडक्टिव वोल्टेज पे आ जाइए। इंडक्टिव वोल्टेज करंट से लीड करता है 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट का फेज ये है और इसी के पैरेलल हमने रेजिस्टिव वोल्टेज बना दिया। तो रेजिस्टिव वोल्टेज से इंडक्टिव वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ से 90 डिग्री लीड करते हुए एक लाइन बना ली। तो ये जो लाइन है दिस विल रिप्रेजेंट आई, this line will represent voltage phasor I2 X नॉट 2। ठीक है, ये फेजर को रिप्रेजेंट है। तो जहां पर ये एरो है ओरिजिन से एक लाइन इसको मिला दीजिए। तो ओरिजिन से एक लाइन लीजिए और इसको, सॉरी, ओरिजिन से एक लाइन लीजिए और इसको मिला दीजिए। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा V2 नॉट। तो ये हो गया V2 नॉट। ये एंगल मान लीजिए है डेल्टा। अब यहाँ थोड़ा सा पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। सपोज ये है O, ये है A और इसको नाम दे देते हैं B। अब हमें जरूरत क्या है, ठीक है,
हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बनाना है और वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या है, V2 नॉट माइनस V2 FL अपॉन V2 FL, यानी हमको V2 नॉट माइनस V2 FL की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा हटा रहा हूँ, मुझे और चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, इसलिए इसको भी मैं फिर से लिख दूंगा। इसको मैं रहने देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है V2 नॉट माइनस V2 एट फुल लोड अपॉन V2 एट फुल लोड। अब यहाँ पर ये जो एंगल आप डेल्टा देख रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, अब ये हमें आपको पढ़ाना है, दिखाना है, इस वजह से आपको लग रहा है एंगल बहुत ज्यादा है, बट ये एंगल बहुत कम होता है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक पैरेलल लाइन और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करेंगे। अब ये नाम दे देते हैं और एक लाइन और रह गई यहाँ पर, एक लाइन और, तो अब नाम दे देते हैं ओ ए बी। यहाँ पे सपोज सी है, यहाँ पर डी है, इसी ये सपोज ई है और ये एफ। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस एंगल डेल्टा इज वेरी स्मॉल, हेंस, क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि जो I2 R2 की वैल्यू ये बहुत कम होती है, I2 X2 की वैल्यू भी बहुत कम होती है, तो ये एंगल जो है ये बहुत कम होता है। ठीक है, अब हमें डायग्राम बना के समझना है, इस वजह से एंगल इतना ज्यादा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सिंस एंगल डेल्टा इज वेरी स्मॉल, हेंस ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू ओ डी। मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ओ बी, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ओ डी के इक्वल मान सकते हैं अगर इस एंगल को हमने बहुत कम माना है तो, एज पर मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हम इसको रफ कर देते हैं, इसका काम हो गया। तो अगर हमने ओ बी को ओ डी के अप्रोक्सीमेट मान लिया, तो अब हम इस डायग्राम से अगर चलें तो V2 नॉट माइनस V2 फुल लोड, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। V2 नॉट माइनस V2 फुल लोड के हिसाब से अगर हम देखें तो V2 नॉट हो गया OD। ठीक है, क्योंकि हमने OB को OD के अप्रोक्सीमेट मान लिया और OD है क्या, V2 नॉट। ठीक, OB V2 नॉट है तो OD भी V2 नॉट हो गया। तो V2 नॉट माइनस V2 फुल लोड, V2 फुल लोड क्या है, OA। OA, अब इस डायग्राम में देखिए, तो अगर OD यानी OD से OA को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, AD। तो दिस विल बी इज इक्वल टू AD। तो अब हमें इक्वेशन 1 में देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, AD। तो अब हमें इस डायग्राम से वैल्यू किसकी चाहिए, AD की चाहिए। ठीक, अब देखिए ये एंगल कितना होगा, भाई जितना एंगल ये है, क्योंकि ये वाली लाइन हमने करंट के पैरेलल बनाई है वोल्टेज से, तो अगर ये एंगल φ2 है तो ये एंगल भी φ2 होगा, तो यहाँ पे क्या एंगल हो गया, φ2। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ACE, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि AC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्योंकि AD को आप क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं AC प्लस CD। AD को क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CD। तो अब आप लोग बताइए दिमाग लगा के कि AC की क्या वैल्यू होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये एंगल पता है φ2, तो AC की क्या वैल्यू होगी, पाइथागोरस यूज करके बताइए। मतलब इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, AC की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें AE की वैल्यू पता है, A की वैल्यू क्या है, I2R02, इसके टर्म्स में हमें AC की वैल्यू चाहिए अगर एंगल φ2 है, तो AC की क्या वैल्यू होगी,
अश्विन बताओ। अरे आप लोग कुछ तो जवाब दीजिए भाई। ये एंगल फाई टू है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले आर्म यानी ए ई बस की फाइव वैल्यू टू है सर। ठीक, आई टू आर नॉट टू है, तो हमने पूछा आपसे ए सी की क्या वैल्यू है। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए तो ए सी की वैल्यू होगी आई टू आर नॉट टू कॉस फाई टू प्लस। अब हमें सी डी की वैल्यू चाहिए। सी डी की वैल्यू निकालने के लिए एक तरीका यह है कि आप ई एफ की वैल्यू निकाल लीजिए। जो ई एफ की वैल्यू होगी वही सी डी की वैल्यू होगी, जो कि दोनों पैरेलल में है। तो सी डी के प्लेस पे आप ई एफ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए। तो ई एफ की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर ये एंगल फाई टू है तो ज्योमेट्री लगाइए, ये एंगल होगा 90 माइनस फाई टू। ये एंगल अगर फाई टू है तो ये एंगल 90 माइनस फाई टू होगा। कैसे आएगा ये बताने की जरूरत है, कितनी मैथमेटिक्स आप लोग को क्लियर है। भाई ये एंगल फाई टू है तो ये वाला एंगल होगा ये, दिस एंगल विल बी 90 माइनस फाई टू। अब ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है। इतना एंगल आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 होगा। इतना एंगल 90 माइनस फाई टू है तो ये एंगल कितना हुआ फाई टू। अब ये एंगल पूरा 90 है तो अगर इतना एंगल फाई टू आया तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस फाई टू। दूसरा तरीका, अगर ये एंगल फाई टू है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल फाई टू होगा, तो ये एंगल अपने आप 90 माइनस फाई टू आ गया। इज इट क्लियर। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बी ई एफ में, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, तो बी ई एफ में ई एफ की वैल्यू बताइए क्या आएगी। कम ऑन रिप्लाई कीजिए आप लोग भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई एफ। बी ई एफ, ये वाला एंगल है 90 माइनस फाई टू, और बीई की वैल्यू है आई टू एक्स नॉट टू। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ई एफ की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू। अरे तुम लोग मौन व्रत रखने के लिए आए हो क्या क्लास में। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, इतना तो मैं समझ गया। यह वैल्यू होगी आई टू बी साइन फाइव टू। एक्स नॉट टू साइन फाइव। तो हमने अप्रोक्सीमेशन करके ए डी की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर सकते हैं। ए डी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर, ये क्या है ए डी, हमने ए डी की वैल्यू निकाल ली। तो फॉर्मूला हो जाएगा वी डॉट आर इज इक्वल टू, यानी वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आई टू आर नॉट कॉस फाई टू प्लस आई टू एक्स नॉट टू साइन फाई टू अपॉन वी टू एट फुल लोड। ये फॉर्मूला हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का इन केस ऑफ व्हेन लोड पावर फैक्टर, यानी जो लोड है वो इंडक्टिव है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर है अगर लोड का। तो ये फॉर्मूला हो। इन केस अगर लोड कैपेसिटिव है, इन केस इफ लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, लीडिंग का मतलब नेचर ऑफ लोड इज कैपेसिटी, इन दैट केस वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा आई टू आर नॉट टू माइनस आई टू
एक्स नॉट टू अपॉन वी टू फुल लोड, यानी जहां प्लस था पिछले वाले फॉर्मूले में वहां माइनस आ जाए। इसी तरह से इन केस इफ लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, इसका मतलब ये हुआ दैट इज नेचर ऑफ लोड इज रेजिस्टिव। उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएगा, तो I2 X2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हो जाएगा I2 R02 अपॉन V2 फुल लोड। परसेंटेज में निकालना है तो हर जगह 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तक परसेंटेज में आप नहीं निकाल रहे तब तक जो वोल्टेज रेगुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको P डॉट यू यानी कि पर यूनिट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जो यूनिट होगी वो पर यूनिट होगी, जिसको शॉर्ट में P डॉट यू कहते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो अगर आप इन जनरल फॉर्मूला याद रखना चाहें वोल्टेज रेगुलेशन का, तो फॉर्मूला होगा I2 R02 प्लस माइनस I2 X02, अरे जस्ट अ मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर cos phi2 होगा माइनस I2 X02 sin phi2, ये मैं भूल गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी cos phi2, ठीक है, हालांकि पावर फैक्टर 1 है तो ये cos phi2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसे phi2 R02 अपॉन V2 फुल लोड होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं अपॉन V2 फुल लोड। तो न्यूमेरिकल में जब आपको पावर फैक्टर निकालना होगा तो एक स्पेसिफिक लोड दिया होगा, उसी लोड पर आपको पावर फैक्टर स्पेसिफिक लोड पावर फैक्टर दिया होगा, उसी स्पेसिफिक लोड पावर फैक्टर यानी फाई2 की cos phi2 की वैल्यू दी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना होगा। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का एक जनरल फॉर्मूला है, और इन केस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर क्या होगा ये मैं पीछे बता ही चुका हूँ। बस आपको लैग और लीड में ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में लैग कब होगा और लीड कब होगा। ठीक, अगर लोड लैगिंग है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा फॉर्मूले में, अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो यहाँ माइनस रहेगा। पॉजिटिव फॉर लैगिंग पावर फैक्टर लोड एंड माइनस फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। क्यों माइनस हो जाएगा, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फेजर डायग्राम को देखिए। फेजर डायग्राम में अगर लोड जो है वो कैपेसिटिव है यानी लीडिंग पावर फैक्टर है, तो करंट को हम फिर वोल्टेज से लीड करता हुआ बनाए, यानी इन दैट केस करंट में बी लीडिंग, तो करंट यहाँ बना देंगे। जब करंट यहाँ बन जाएगी तो I2 R2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या होगी I2 R2, और फिर I2 X2 क्या होगा, I2 X2 90 डिग्री लीड करते हुए बनाएंगे, वो यहाँ आएगा। तो अब ओरिजिन से जोड़ेंगे तो ये V2 नॉट बनेगा ना। तो अब आप देख सकते हैं कि V2 फुल लोड से V2 नॉट कम है, कम इसी वजह से, मतलब यहाँ फॉर्मूला देखिए तो V2 नॉट जो है उससे V2 फुल लोड ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब न्यूमरेटर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसीलिए वहां जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में मैंने ये देखिए नेगेटिव लिख रखा है। ठीक, क्योंकि नो लोड वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा फुल लोड से इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, एक ये फॉर्मूला तो यूज होगा ही न्यूमेरिकल, ठीक है, यूज होगा ही, लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं I2 R02
2 अपॉन V2 फुल लोड cos phi 2 प्लस लैगिंग लोड के लिए लिख रहा है, लीडिंग के लिए बस माइनस हो जाएगा, बस ये एक फर्क आएगा, x02 अपॉन V2 एट फुल लोड sin phi 2। अब यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट, और इस क्वांटिटी को कहते हैं रिएक्टेंस, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस पर यूनिट। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं दैट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट cos phi 2 प्लस माइनस रिएक्टेंस पर यूनिट sin phi 2। अगर परसेंटेज में कैलकुलेशन आ रहा है तो ये हो जाएगा परसेंटेज रेजिस्टेंस cos phi 2 प्लस माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस sin phi 2। तो ये पहला फॉर्मूला, ठीक, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर परसेंटेज रेगुलेशन निकालने के लिए न्यूमेरिकल में कहा गया है, पर यूनिट में कहा गया तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर न्यूमेरिकल में आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट और रिएक्टेंस पर यूनिट दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में परसेंटेज रेजिस्टेंस और परसेंटेज रिएक्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो न्यूमेरिकल में आपको दो इंफॉर्मेशन ज्यादातर मिलेगी, वो है परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस, या रेजिस्टेंस पर यूनिट, रिएक्टेंस पर यूनिट, और जो दूसरी इंफॉर्मेशन, सॉरी तीसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो होगा लोड पावर फैक्टर। ज्यादातर न्यूमेरिकल क्योंकि ऑब्जेक्टिव होना है तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले आपके, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है अगर न्यूमेरिकल आएगा इन केस, तो इससे भी निकालना आसान ही है, लेकिन ज्यादातर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। मेरे मानना है कि इस पे बेस्ड ज्यादा है। तो हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। हालांकि अभी तक रेगुलेशन पे सवाल नहीं आया है, ठीक है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, जब से ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। बट कुछ चीजें न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, दैट आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए, ठीक। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? कि भाई नो लोड से फुल लोड पर जो वोल्टेज है, अगर उसमें चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर बड़ा अच्छा है। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो V2 नॉट माइनस V2 फुल क्या आएगा? 0। तो आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए। प्रैक्टिकली जब इंजीनियर्स ट्रांसफार्मर बनाते हैं सारी बातों को ध्यान में रखकर, तो प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी as minimum as possible, यानी जितना कम से कम हो वोल्टेज रेगुलेशन वो अच्छा माना जाता है। जनरली क्या है कि आप मान लीजिए 2 से 5% तक अलाउ है, कि इतना परमिसिबल है, इतना ड्रॉप अलाउ है। इससे ज्यादा अगर होगा तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन है, तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए देखना पड़ता है, ठीक है, पावर सब स्टेशन वालों को जो आपको पावर सप्लाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर हैज 2% रेजिस्टेंस, यानी कि आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2%, एंड परसेंट रिएक्टेंस इज 5%, और इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। पावर फैक्टर दिया हुआ है, दैट पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग। बस इतना दिया हुआ है, आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन ये आपसे पूछा गया। तो अभी जो फॉर्मूले मैंने बताया उस पे अप्लाई कीजिए इसको। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? परसेंटेज आर कॉस फाई 2, लैगिंग लोड है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे परसेंटेज एक्स साइन फाई 2, ठीक है। यहाँ वैल्यूज रखिए, परसेंट आर दिया हुआ है 2 इंटू कॉस फाई 2 की वैल्यू 0.8 प्लस परसेंटेज एक्स दिया हुआ है 5, और साइन फाई 2, अगर कॉस फाई 2 दिया हुआ है तो आप साइन फाई 2 ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, निकालिएगा 0.6 आएगा, ठीक है। ये चीजें याद रख लीजिए, अगर cos फाई 2 0.8 है तो sin फाई 2 0.6 आएगा। ये कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। अगर cos फाई 2 0.6 है तो sin फाई 2 0.8 आएगा। तो ये हो गया 1.6
प्लस ये हो गया 3, तो दैट मीन्स 4.6%, ये आंसर होगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इसमें क्या दिया था, एक ट्रांसफार्मर है, उसका परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस और लोड पावर फैक्टर दिया था और लिखा था लोड पावर फैक्टर लैगिंग है, आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालिए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, प्लस यहाँ यूज करेंगे क्योंकि पावर फैक्टर लैगिंग है। सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, एक लाइन में आंसर आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से आंसर आया, तो इस तरह के न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें सपोज आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कभी कभी लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो लैंग्वेज इस तरह से लिखी हुई है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें ओमिक लॉस 1%, ठीक, ऑफ द आउटपुट, ऑफ द आउटपुट, और रिएक्टेंस ड्रॉप, रिएक्टेंस ड्रॉप दिया हुआ है 5% ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज, ये वैल्यूज दी हुई है। अब आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। कौन कौन से कंडीशन में, पहला कंडीशन जब पावर फैक्टर 0.8 हो, लैगिंग। दूसरी कंडीशन है जब पावर फैक्टर हो यूनिटी। और तीसरी कंडीशन है जब पावर फैक्टर हो 0.8 लीडिंग। 0.8 लीडिंग। तो अब इस न्यूमेरिकल में जो ओमिक लॉस दिया हुआ है 1% ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ये बेसिकली वैल्यू दी हुई है परसेंटेज रेजिस्टेंस की 1%। इसी तरह से रिएक्टेंस ड्रॉप जो दिया हुआ है 5% ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, ये बेसिकली परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 5%। क्योंकि ये वैल्यू अभी जहां से मैंने फॉर्मूला मॉडिफाई किया था वहां पे ये वैल्यू कितनी थी, I2R02 अपॉन V2 फुल लोड। तो ये बेसिकली परसेंटेज ओमिक लॉस है ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। इसी तरह से ये वैल्यू थी I2X02 अपॉन V2 फुल लोड इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज। तो ये वैल्यूज दी हुई हैं आपको, पावर फैक्टर दिया हुआ है। आई होप आप लोग अब लगा सकते हैं न्यूमेरिकल, इतना मैंने आपको समझा दिया। पहले केस में वोल्टेज रेगुलेशन आप निकालेंगे तो 1% पावर फैक्टर 0.8 प्लस 5% रिएक्टेंस ड्रॉप, पावर फैक्टर 0, सॉरी साइन फाई टू 0.6, तो ये हो गया 0.8 प्लस 3, दैट मीन्स 3.8%। सेकेंड केस यूनिटी पावर फैक्टर, तो जो पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है साइन फाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये होगा 1 × 0.8 इज इक्वल टू 0.8%। ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप लीडिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। सॉरी सॉरी, कोई बता भी नहीं रहा, मैंने गड़बड़ी कर दी है यहाँ पे। भाई कॉस फाई की वैल्यू भी तो 1 आ जाएगी ना, 1। तो ये भी 0.8 नहीं आएगा, 1 आएगा। भाई फॉर्मूला क्या होगा, I% R कॉस फाई टू, साइन फाई टू तो 0 हो गया। अब यूनिटी पावर फैक्टर, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, 1। यूनिटी पावर फैक्टर साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, 1, इसलिए 1 × 1 इज इक्वल टू 1। परसेंट रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ था, 1%, तो ये 1% आंसर आ गया। तीसरा वाला पार्ट, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू परसेंट रेजिस्टेंस है 1, पावर फैक्टर 0.8 यहाँ माइनस हो जाएगा, 5% रिएक्टेंस 0.6 साइन फाई टू, तो हो गया 0.8 -3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट -2.2%। ये क्लियर है आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत अभी तक जो न्यूमेरिकल में समझाया उसमें? एनी प्रॉब्लम, रिया सिंह?
नो सर। ओके, ये सर तो हो गया। हाँ सर बताइए। सर एक क्वेश्चन है तो सर, अगर मान लीजिए पावर फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं सर, उसमें सर लीडिंग और लैगिंग कैसे पहचानेंगे सर? उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए सर पावर फैक्टर पहला हमने कैलकुलेट किया 0.3 आया और दूसरा पावर फैक्टर निकाला 0.8 आया, तो सर उनमें से जो है कौन सा वैल्यू लीडिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा सर? जहाँ तुमने कैलकुलेट किया पहले वो हमको क्वेश्चन पढ़ के बताओ, तुम रास्ता ही सर, गलत अपनाए हुए हो। सर पहले का आंसर आया मतलब पावर फैक्टर निकालना 0.3 आ रहा है, तो उसमें बुक में दिया है वो लीडिंग। ऐसे आप नहीं बता सकते भाई साहब कि पावर फैक्टर कितना है। पावर फैक्टर को बताने के लिए पिछली क्लासेस अगर आपने अटेंड की हो तो मैंने कहा था करंट पे डिपेंड करता है पावर फैक्टर। अगर करंट लैगिंग है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, और अगर करंट वोल्टेज से लीड कर रही है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। अगर करंट से नहीं पता चल रहा है तो न्यूमेरिकल पढ़िए। अगर लोड सिर्फ रजिस्टिव है तो पावर फैक्टर ना तो लीडिंग होगा ना तो लैगिंग होगा। अगर लोड आरएल है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा, अगर लोड आरसी है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। सर ये क्वेश्चन सर जो है स्टार बेस पर है सर, क्या बेटा? डेल्टा स्टार बेस पर है सर क्वेश्चन, 3 फेजर का क्वेश्चन है। थ्री फेज सर्किट का क्वेश्चन है ना, तो यस उसमें सर। जो लोड दिया हुआ है पर फेज उसकी वैल्यू पढ़ो क्या दी हुई है। सर ये दिया हुआ है बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 18 किलोवाट टेकिंग अ लीडिंग करंट ऑफ 16 एम्पियर भाई व्हेन। खुद ही जवाब दे रहे हो तुम, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो फिर भी कान बंद है तुम्हारा। लीडिंग करंट लिखा नहीं है। सर लीडिंग सर इसमें तो सर नहीं दिया है सर। अरे यार अभी तुम ही तो पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ो। सर a balanced 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 18 किलोवाट टेकिंग अ, यस सर। तब खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही नहीं समझ रहे हो यार। आंख बंद करके और कान बंद करके क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता। सबसे जरूरी बात यह है, जब भी सेमेस्टर में क्वेश्चन दीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन दीजिए, आंख और कान दोनों खोल के पढ़िए पहले क्वेश्चन ध्यान से, जवाब उसी में मिल जाएगा। समझ गए आप? ओके। ओके सर, मतलब कि सर वैल्यूज कंफ्यूजन हो रहा था तो सर। ओके हाँ सर क्लियर। वैल्यू। ठीक। अब न्यूमेरिकल की बात तो हो गई वोल्टेज रेगुलेशन से। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें ऑब्जेक्टिव में और बन सकता है, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। यानी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होगा, इसकी कंडीशन बताइए। तो वोल्टेज रेगुलेशन इन जनरल ले लेते हैं, आई टू आर नॉट टू कॉस फाई टू प्लस आई टू एक्स नॉट टू साइन फाई टू अपॉन वी टू नॉट। जीरो कब होगा ये कंडीशन निकालनी है, तो इसको बराबर कर दीजिए जीरो के। जब इसको आप जीरो के बराबर कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आई टू आर नॉट टू कॉस फाई टू इज इक्वल टू माइनस आई टू एक्स नॉट टू साइन फाई टू। आई टू से आई टू कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं आर नॉट टू अपॉन एक्स नॉट टू इज इक्वल टू साइन फाई टू अपॉन कॉस फाई टू। तो यहां से निकलेगा tan फाई टू, यहाँ माइनस भी होगा ना, tan फाई टू इज इक्वल टू माइनस आर टू अपॉन एक्स नॉट टू, और फाई टू इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस आर टू अपॉन एक्स नॉट टू। अब आप लोगों को अगर दूसरी यूनिट याद हो तो यहाँ पावर फैक्टर एंगल अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब लोड का नेचर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर को, और लोड क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। तो इसका मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो तभी हो सकता है जब लोड क्या हो, कैपेसिटिव नेचर का हो, या लीडिंग पावर फैक्टर लोड हो, तभी पावर फैक्टर सॉरी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, दिस इज बेसिकली, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को बाहर ले लीजिए, tan इनवर्स, यहाँ पे आर नॉट टू होगा ना, यहाँ पे भी आर नॉट टू होगा, आर नॉट टू अपॉन एक्स नॉट टू। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन है दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन विल अकर व्हेन द लोड इज कैपेसिटिव। ठीक है, यहाँ जो नेगेटिव साइन है दैट इज इंडिकेटिंग दैट
it will happens when the load is capacitive और power factor is leading। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक ये इंपॉर्टेंट है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होगा, तो जवाब है जब लोड का पावर फैक्टर लीडिंग होगा या लोड का नेचर कैपेसिटिव होगा। अंडरस्टूड? आप सभी को समझ में आई ये बात? सर यहीं पर लैगिंग हो जाता है तो सर इंडक्टिव हो जाता है। बेटा गलत रास्ता ना पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो कान खोल के। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, जीरो की कंडीशन में निकालने की, जीरो कब होगा वोल्टेज रेगुलेशन, तो इसको जीरो के बराबर कर दो, सिंप्लीफाई करो तो फाई टू की वैल्यू tan इनवर्स या माइनस tan इनवर्स आर नॉट टू अपॉन एक्स नॉट टू मिलेगी। tan इनवर्स आर नॉट टू अपॉन एक्स नॉट टू ये बता रहा है कि जो फेज एंगल है या पावर फैक्टर एंगल है, जब वो नेगेटिव होगा तब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। और पावर फैक्टर एंगल नेगेटिव कब होता है, तो इसका जवाब है जब लोड का नेचर कैपेसिटिव होता है या पावर फैक्टर लीडिंग होता है। तो जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तभी वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। ठीक, जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा तब तो ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं होगा ना, वही तो यहाँ कंडीशन निकाली कि कब जीरो होगा, तो लैगिंग की तो बात ही खत्म होगी। बात समझ में आई कि नहीं? ओके। देखो थोड़ा डायग्राम से भी समझा देते हैं। ये देखिए जब तक लोड आपका लैगिंग है तब तक देखिए V2 नॉट की वैल्यू ज्यादा है। अब मान लीजिए सर्किट में कैपेसिटिव इफेक्ट को बढ़ाना शुरू किया गया तो ये करंट जो है ये ऊपर की तरफ चलेगी, ये एंगल कम होगा। कम होते होते करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में आ सकती है जब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यानी कैपेसिटिव लोड इंक्रीज करते जाएंगे। फिर फर्दर जैसे थोड़ा सा और आप कैपेसिटिव वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये हो सकता है कि V2 नॉट एग्जैक्टली V2 फुल के बराबर हो जाए, तो ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। फर्दर आप बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस नेगेटिव आने लगेगा। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब आप लोड को लीडिंग कर दें, यानी लोड का नेचर कैपेसिटिव हो, तभी पॉसिबल है कि एक ऐसी स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाए। अभी क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो एक तो ये कंडीशन, एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो फिर से वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला I2 R नॉट टू cos phi 2 प्लस I2 x नॉट टू sin phi 2 अपॉन V2 फुल लोड। ठीक है, तो मैक्सिमा की कंडीशन हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लोड के चेंज होने पर क्या चीज बदलेगी, तो आपको सी बात है पावर फैक्टर बदलेगा। ठीक है, पावर फैक्टर का एंगल बदलेगा। तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा टी फाई टू वोल्टेज रेगुलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर कर देंगे जीरो। तो इस पूरे इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंगल दैट इज फाई टू प्लस I2 x नॉट टू साइन फाई टू अपॉन V2 फुल लोड इज इक्वल टू जीरो। अगर आप लोग मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी निकालने में। आप डिफरेंशिएशन में मान के चलना हूँ आप लोगों को क्वोशिएंट का आता है, तो जब आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस I2 R नॉट टू साइन फाई टू प्लस I2 x नॉट टू cos फाई टू इज इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। पहले आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको केप्ट रखेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फिर माइनस सेकंड फंक्शन को करेंगे तो जीरो आएगा और इसको आप कुछ नहीं करेंगे अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये इधर जाके जीरो हो जाएगा।
तो अब इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये आता होगा, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो I2 R0 2 sin phi 2 is equal to I2 X0 2 cos phi 2। I2 से I2 कैंसिल हो गया, cos phi 2 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा tan phi 2, and this will be is equal to X0 2 upon R0 2। ये हो गया आपका पावर फैक्टर एंगल phi 2 is equal to tan इनवर्स X0 2 R0 2। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब अकर होगा, जब लैगिंग पावर फैक्टर लोड होगा तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है एंगल, तो जब फेज एंगल यानी कि पावर फैक्टर एंगल पॉजिटिव आता है, इसका मतलब लोड का जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, लैगिंग होगा। क्या होगा, लैगिंग होगा। और नेचर क्या होगा, लोड का इंडक्टिव होगा। ठीक, अब अगर आप ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को लिखें रेफर टू सेकेंडरी, तो उसकी वैल्यू होगी R2 नॉट प्लस जे X2 नॉट। यहाँ से आप फेज एंगल निकालिए यानी कि इम्पीडेंस का एंगल निकालिए, तो ये होगा tan इनवर्स B बाई ए यानी कि X2 नॉट अपॉन R2 नॉट। ये दोनों वैल्यू देखिए सेम लिखी हुई है, यानी कि जब पावर फैक्टर एंगल जो लोड कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे, अगर उस लोड का पावर फैक्टर एंगल ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन मैक्सिमम आएगा। तो जवाब आप लोग समझे, दैट व्हेन लोड पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू इम्पीडेंस एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, जब ये होगा देन पावर फैक्टर का जो रेगुलेशन है वो मैक्स सॉरी ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन है वो मैक्सिमम है। बस इतना ही आपको पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेशन टॉपिक में। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से इस टॉपिक में बस इतना ही मुझे कवर करना था।